डियर स्टूडेंट, आज हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के बैलेंस बॉन्ड थ्योरी और क्रिस्टल फिल्ड थ्योरी में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है या क्या इनका कंपैरिजन के बारे में पढ़ेंगे, जो कि बीएससी पार्ट थर्ड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सिलेबस में। बच्चों, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की बैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है आप सेकेंड ईयर में पढ़ चुके हैं और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जो है आपने यहाँ थर्ड ईयर में पढ़ी, जो कि हमने पहले जो लेक्चर लिए थे उनमें क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बारे में बहुत डिटेल से पढ़ा। अब इन दोनों सिद्धांतों के का अगर हम कंपैरिजन करें या दोनों की तुलना करें या दोनों में क्या अंतर है, तो देखिए एक बात तो यहाँ पर आप इस तरह को ढंग से समझ लें कि जो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी और जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है वो दोनों ही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में यहाँ पर समझा रही है। लेकिन ये जो इन दोनों सिद्धांत की जो मूल धारणा है या मुख्य जो बिंदु है या इनके जो मुख्य पोस्टुलेट्स हैं या मेन पॉइंट्स हैं वो बिल्कुल डिफर है, यहाँ पर काफ़ी मेल नहीं खाते। फिर भी हम यहाँ पर इसमें कंपैरिजन करेंगे, देखिए, और जो कि 1 by 1 यहाँ पर लेंगे। देखिए बच्चों, यहाँ पर इस जो है नोट्स के अंदर एक टेबल दी गई है। इस टेबल के अंदर जो है एक तरफ क्रिस्टल फील्ड सिद्धांत दिया है, दूसरी तरफ जो है और बैलेंस बॉन्ड थ्योरी दी है। इन दोनों का यहाँ पर जो है कंपैरिजन किया है, तुलना की है। देखिए इस दोनों कंपैरिजन को मैं 1 by 1 यहाँ पर डिस्कस करूँगा, लेकिन उससे पहले आप यहाँ पर समझ लें कि बैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है वो टोटली हाइब्रिडाइजेशन पर या बेस थी, संकरण पर आधारित थी। बस हाइब्रिडाइजेशन पर बेस का मतलब था कि बैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये कहती थी कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर मेटल और लिगेंड की कक्षकों के मध्य ओवरलैपिंग होती है। इस बात को जो सीएफटी कहीं पर भी कोई जिक्र नहीं करती, वो ये इस बात को नहीं मानती वो कि मेटल और लिगेंड की कक्षकों के मध्य में यहाँ पर ओवरलैपिंग होती है। नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात, जो सीएफटी है वो जो बात करती है, मैं थोड़ा पॉइंट आपको यहाँ पर बेस क्लियर कर देता हूँ, फिर उसके बाद 1 by 1 डिस्कस करेंगे। क्रिस्टल फील्ड जो थ्योरी है वो ये कहती है कि मेटल से जैसे ही लिगेंड जुड़ेगा तो मेटल जो है मोस्टली मेटल जो है डी ब्लॉक एलिमेंट होगा, उसके पास में डी कक्षक होगी, चाहे वो 3D हो, 4D हो, 5D हो। तो जैसे ही मेटल से लिगेंड जुड़ेगा तो उस मेटल के पास में जो 5 डी कक्षक है, dx², 2y², dz², dxy, dyz, dxz, ये जो पाँचों जो डी कक्षक जो मेटल या मेटल आयन के पास में वो डी जनरेट सेट है, मतलब पाँचों की ऊर्जा समान है, समझिए आप। और जैसे ही मेटल से लिगेंड जुड़ेगा उनकी डीजनरेसी समाप्त हो जाती है। कहने का मतलब उस डी कक्षकों में विभाजन हो जाता है। और जिससे 2 सेट आपने पढ़े थे वहाँ पर T2G G पढ़े थे यहाँ पर, मतलब एक ट्रिपल डीजनरेट सेट, एक डबल डीजनरेट सेट हमने यहाँ पर पढ़ा था। तो ये जो बात जो है ना CFT कहती है, ये बात जो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी कतई नहीं कहती। और CF जो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो हाइब्रिडाइजेशन की बात करती है, मेटल लिगेंड की कक्षकों के मध्य में जो ओवरलैपिंग होती है उसकी बात CFT यहाँ पर नहीं करती। हालांकि दोनों ही सिद्धांत कॉम्प्लेक्स के बहुत सारे गुणों को, जैसे उनकी बॉन्ड को नेचर है, उनकी स्ट्रक्चर्स है, उनमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, कलर प्रॉपर्टी है, इनके बारे में समझाती है। लेकिन ये दोनों का जो मेन पॉइंट्स है या मेन पोस्टुलेट्स है वो डिफर है। ये मैंने आपको थोड़ा सा बेस दे दिया यहाँ पर, ये यहाँ पर दिया, उसी को ध्यान में रख करके हम यहाँ पर जो है इनमें जो है कंपेरिजन या तुलना करेंगे। देखिए CFT जो है तो मैं 1 by 1 यहाँ पर ले रहा हूँ। क्रिस्टल फील्ड सिद्धांत के अंदर अनुसार जो है मेटल और लिगेंड जो बंध है वो पूर्णतः है, मेटल और लिगेंड के मध्य में जो बंध बनेगा वो पूर्णतः आयनिक। और बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अनुसार मेटल और लिगेंड के मध्य में जो बंध बनेगा वो पूर्णतः क्या है, कोवैलेंट है, सेसोइडल। अब ये यहाँ पर ऐसा क्यों है इस पॉइंट में, तो देखिए इस पॉइंट के अंदर यहाँ पर ये क्लियर है कि जो CFT कहती है वो आयनिक बंध बताती है मेटल लिगेंड। तो यहाँ पर इस CFT ने ये माना कि मेटल पॉजिटिव चार्ज का है, मतलब उस पर पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, और जो लिगेंड्स है वो जिस पर लॉन पेयर है या नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पर 2 पोल बनेंगे, मतलब एक नेगेटिव पोल और एक पॉजिटिव पोल। इसलिए मेटल लिगेंड बॉन्ड है वो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है मेटल लिगेंड के मध्य में, इसलिए इसका नेचर क्या है, आयनिक। ये बोलती है CFT। अब बैलेंस बॉन्ड थ्योरी इस बात को बिल्कुल नहीं डिनाई करती है, वो कहती है कि मेटल और लिगेंड की कक्षकों के मध्य में क्या होती है, ओवरलैपिंग होती है।
ओवरलैपिंग होने अतिव्यापन होता है, अतिव्यापन होने से हाइब्रिड ऑर्बिटल बनती है और हाइब्रिड ऑर्बिटल होने से हाइब्रिडाइजेशन निकलता है। इट मीन्स इन मेटल और लिगेंड के मध्य में जो ओवरलैपिंग है, अतिव्यापन हो रहा है, इससे जो बंध बन रहा है या कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बन रहा है वो है टोटली क्या है, ओवरलैप। तो यहाँ पर ये दोनों जो है बिल्कुल अपोजिट ही है, इसमें सिमिलरिटी यहाँ पर दोनों में जो है ये एक दूसरे में कंपेरिजन है। सेकेंड पॉइंट इसमें दिया है कि ये धातु और लिगेंड कक्षकों में, वही बात यहाँ पर नेक्स्ट आ रहा है वही कि जो CFT सिद्धांत है वो धातु और लिगेंड कक्षकों में कोई अतिव्यापन नहीं होता। इस बात को कहती है कि यहाँ पर कोई ओवरलैपिंग जैसी चीज़ नहीं होती। डिनाई करती है, कौन करती है डिनाई? इसको टोटली रिजेक्ट करती है, कौन करती है? CFT। लेकिन जो वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी है वो कहती है कि लिगेंड की भरी हुई कक्षक और धातु की रिक्त कक्षकों के मध्य अतिव्यापन होता है, जिससे मेटल और लिगेंड के मध्य में एक सिग्मा बंध बनता है। जैसे यहाँ लिगेंड जो है मेटल और लिगेंड के मध्य में एक सिग्मा बंध बनता है और इस सिग्मा बंध का जो नेचर है वो कोवलेंट टाइप का होता है। कहने का मतलब जो है यहाँ पर अतिव्यापन की बात ये करती है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर ले रहे हैं कि लिगेंड जो है क्रेस्टल सिद्धांत का धातु यानी कि डी कक्षकों का विपाटन, स्प्लाइटिंग होती है। CFT कहती है कि भाई जो है लिगेंड की जो लिगेंड के क्रेस्टल फील्ड क्षेत्र में, लिगेंड के क्रेस्टल फील्ड क्षेत्र में मतलब जैसे मेटल से ही लिगेंड जुड़ेगा तो उसमें धातु आयन की जो डी कक्षक है उसमें विपाटन मतलब स्प्लाइटिंग होती है। मतलब वो एक लोड एक डबल जो है सेट बनेंगे कम ऊर्जा वाले। और ये जो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी है कि डी कक्षकों में जो स्प्लाइटिंग है, जो CFT कहती है, इसको टोटली डिनाई करती है। ये कहती है कि ऐसा कुछ नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर ये है कि क्रिस्टल फील्ड स्थायीकरण ऊर्जा, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी के मान संकुलों की ज्यामिति और स्थायित्व की व्याख्या की जाती है। कौन बोलती है? CFT ये कहती है कि अगर हम कॉम्प्लेक्स के CFSE के मान कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो उस CFSE के जो मान है उसकी ज्योमेट्री और उसकी स्थायित्व को समझाती है ना, ये बोलती है CFT। अब जो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी है वो ये जो है ये कहती है कि संकुलों में ज्यामिति और स्थायित्व का व्याख्या या संकरण के प्रकार या संकृत कक्षकों की बंध सामर्थ्यता पर आधार पर की जा सकती है। देखिए ये तो कहती है CFT तो कहती है CFSE के आधार पर, और ये कहती है कि वो जो है कक्षकों, ये जो कक्षकों की बंध सामर्थ्यता या संकरण के आधार पर उनके की व्याख्या की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर है, देखिए CFT कहती है कि संकुलों में जो कलर गुण है, रंग गुण है, वो DD संक्रमण की वजह से होता है। DD ट्रांजिशन होता है, मतलब एक D कक्षक से इलेक्ट्रॉन D कक्षक में जाता है। जबकि ये जो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी है ये DD ट्रांजिशन के बारे में कोई बात नहीं करती, या ये जो है कलर स्पेक्ट्रा के बारे में या अब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रा के बारे में कोई भी जानकारी नहीं देती। कौन नहीं देती? बैलेंस बॉन्ड थ्योरी नहीं देती। लेकिन CFT जो है वो समझाती है इस बात को कि DD ट्रांजिशन होगा कॉम्प्लेक्स में, और DD ट्रांजिशन होगा तो एनर्जी का अब्सॉर्प्शन करेगा, एनर्जी का अब्सॉर्प्शन होगा तो वहाँ पर अब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रा मिलेगा, और उस अब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रा की वजह से ही कॉम्प्लेक्स में कलर प्रॉपर्टी होती है, जो कि इसका बहुत बड़ा अचीवमेंट था इसका CFT का। ठीक है, नेक्स्ट जो इसमें कंपेरिजन है, देखिए लिगेंड जो है इसने दो श्रेणी में विभाजित किए CFT ने। कुछ लिगेंड प्रबल स्ट्रॉन्ग है लिगेंड्स है, कुछ वीक लिगेंड्स है। लेकिन यहाँ पर जो है जो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी है वो लिगेंड की प्रकृति के बारे में कुछ नहीं कहती। इसने ये कुछ नहीं कहा बैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने कि लिगेंड प्रबल है या दुर्बल है या लिगेंड की नेचर क्या है, उसके बारे में बैलेंस बॉन्ड थ्योरी किसी प्रकार का जिक्र नहीं करती या किसी प्रकार का एक्सप्लेनेशन उसके पास में नहीं। देखिए CFT जो है इस बात को यहाँ पर ढंग से समझाती है कि कब लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा और कब हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा, है ना। तो इसको CFT एक्सप्लेन करती है, लेकिन जो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी इसको एक्सप्लेन तो नहीं करती, लेकिन इसने बताया कि sp3d2 या d2sp3 संकरण के आधार पर इसने लो स्पिन या हाई स्पिन या इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स के बारे में बताया था बैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने, लेकिन बताया था। और CFT ने इसको यहाँ पर वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड के आधार पर या स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक लिगेंड के आधार पर इसको एक्सप्लेन किया था, जो कि बैलेंस बॉन्ड थ्योरी नहीं कर पाती। नेक्स्ट इसमें कंपेरिजन है, देखिए CFT ये कहती है कि CFSE व लिगेंड की प्रकृति के आधार पर संकुलों की ज्यामिति
का निर्धारण कर उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या के आधार पर क्या कैलकुलेट करते हैं हम, मैग्नेटिक मूवमेंट, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को समझते हैं या मैग्नेटिक मूवमेंट के मानों की गणना करते हैं। ये CFT बताते हैं। ठीक, अब बैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये जो है वो कहती है, वो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी यहाँ पर जो है चुंबकीय गुणधर्मों के आधार पर संकरण का प्रकार और ज्यामिति का निर्धारण करती थी। ये बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अब ये तो संकरण के बारे में CFT तो कोई बात ही नहीं करती। दूसरा नेक्स्ट कंपेरिजन यहाँ पर, मेटल और लिगेंड के मध्य पाईबंध का बनना नहीं सब। देखिए CFT और बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में यहाँ पर मैं इसको थोड़ा डिटेल्स बता देता हूँ कि बैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने बताया कि मेटल और लिगेंड की कक्षकों के मध्य में जब ओवरलैपिंग होती है, जिसमें लिगेंड की भरी हुई कक्षक और मेटल की खाली कक्षक के मध्य ओवरलैपिंग होती है, तो वहाँ पर सिग्मा बंध बनता है। फिर कुछ कॉम्प्लेक्स के अंदर मेटल की भरी हुई कक्षक और लिगेंड की खाली कक्षकों के मध्य ओवरलैपिंग होती है, तो वहाँ पर बैक बॉन्डिंग से वहाँ बनता था पाई बंध। ये बात कौन करती थी, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी करती थी। लेकिन CFT जो इस पाई बंध है बनता है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं देती या बंध के बारे में कोई बात नहीं करती। कौन, CFT, जो एक दूसरे में कंपेयर। नेक्स्ट यहाँ पर है CFT सिद्धांत की सहायता से हम कॉम्प्लेक्स में जो कलर प्रॉपर्टी है, अलग अलग कलर आते हैं, क्यों आते हैं, कैसे आते हैं, जो है कलर स्पेक्ट्रा है, उसके बारे में जो है आराम से हम समझ सकते हैं। CFT इसको ईजीली एक्सप्लेन करती है। लेकिन बैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है वो केवल एक ही बात करती है कि वे कॉम्प्लेक्स जिनमें आयोडाइजेशन के पश्चात अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो कलर प्रॉपर्टी शो करेंगे, वो, और जिनमें नहीं है वो कलर प्रॉपर्टी शो नहीं करेंगे। लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन जो है बैलेंस बॉन्ड थ्योरी नहीं था। CFT इसके बारे में बहुत डिटेल से अच्छी तरीके से समझा। नेक्स्ट यहाँ पर जो है नेक्स्ट पॉइंट ले रहे हैं, देखिए यहाँ पर CFT सिद्धांत जो है समतलीय संरचना को अष्टफलकीय ज्यामिति में उत्पन्न विकृति का प्रमाण मानता है। कहने का मतलब वो ये कहता है कि जो कॉम्प्लेक्स ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर्स नहीं बना पाते वो जो है विकृत रूप करके टेट्राहेड्रल या स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। जबकि जो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी है वो ये कहती थी कि भाई इसमें ये कहती है कि जिन कॉम्प्लेक्स में DsP2 संकरण होता है वो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, और ये सिद्धांत ज्यामिति में किस बनाएंगे। और ये सिद्धांत इस बात को नहीं कहता, इस बात को उससे डिनाई करता है, ये इस बात के बारे में बिल्कुल नहीं कहता कि ज्यामिति में किसी भी प्रकार की विकृति की बात ये नहीं करता, या ज्यामिति में कोई विकृति या डिस्टॉर्शन आता है। कौन, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी इस बारे में कोई बात नहीं करता। नेक्स्ट इसमें डिफरेंस है, ये जो CFT थ्योरी है, क्रिस्टल सिद्धांत है, संकुलों की अभिक्रियाओं की क्रियाविधि को समझाता है। जबकि बैलेंस बॉन्ड थ्योरी है वो संकुलों की जो क्रियाविधि है, अभिक्रियाओं की जो क्रियाविधि है, जो संकुल रिएक्शंस करते हैं, वो उसकी क्या मैकेनिज्म है, क्या क्रियाविधि है, उसके बारे में बैलेंस बॉन्ड थ्योरी कोई बात नहीं करती है। ठीक, जबकि CFT इसको एक्सप्लेन कर सकती है। नेक्स्ट यहाँ पर ये है कि जो CFT थ्योरी है वो कॉम्प्लेक्स या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को थर्मोडायनेमिक जो ऊष्मागतिक गुण हैं उनकी भी व्याख्या की जा सकती है CFT के द्वारा, जबकि ऊष्मागतिक गुणधर्मों की व्याख्या बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के द्वारा संभव नहीं है। ये भी एक मेजर डिफरेंस है। CFT जो है ये सिद्धांत चक्रण के साथ साथ उच्च चक्रण वर्ग समतलीय संकुलों का बनना भी समझा जा सकता है, और ऐसा संकुल अभी तक अज्ञात है। ये बात कौन करती है, CFT। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या है, यह सिद्धांत सिर्फ निम्न चक्रण वर्ग समतलीय संकुलों का बनना ही समझाता है, और यहाँ DsP2 संकरण में dx² to y² कक्षक प्रयुक्त हो जाता है, जबकि CFT में यह कक्षक रिक्त रहता है। समझ रहे हो? तो कहने का मतलब बैलेंस बॉन्ड थ्योरी और कोऑर्डिनेशन जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की जो CFT थ्योरी है, वो दोनों में बहुत सारी जो है असमानता है, भिन्नता है, या दोनों के अंदर जो है हम कंपैरिजन कर सकते हैं। कहने का मतलब ये दोनों सिद्धांत अलग अलग पोस्टुलेट पर, अभिधारणाओं पर आधारित है, लेकिन बैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने भी कुछ कॉम्प्लेक्स के गुणों को समझाया
और CFT ने उस कॉम्प्लेक्स के गुणों को काफ़ी समझाया। तो हमने आज के जो लेक्चर है बच्चों, उसमें हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का कंपेरिजन्स किया है, तुलना की है दोनों थ्योरीज़ की। और कभी कभी ये जो है आपको एग्जाम्स में ये पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द कंपैरिजन बिटवीन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो आप इसको भली बात ही समझे होंगे, आपको समझ में आया होगा। थैंक यू। डॉक्टर HS गोस्वामी, गवर्नमेंट कॉलेज को।